नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एशिया के सभी प्रमुख नदियों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। हम ऐसे छात्रों को जो खास करके यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको हम सलाह देंगे कि ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? म्यांमार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सितांग नदी, ऑप्शन बी है इरावदी नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है मीनाम नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इरावदी नदी हो जाएगा। दोस्तों, इरावदी नदी के बारे में आइए हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, यह म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है, मतलब इरावदी नदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है, जो म्यांमार की जान कहलाती है। म्यांमार की क्या कहलाती है? जान कहलाती है। इसके किनारे मांडले शहर अवस्थित है। दोस्तों, इरावदी और चिंदविन नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र कपास के उत्पादन के लिए फेमस है। इरावदी और चिंदविन नदी का मध्यवर्ती क्षेत्र कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रमुखता से फेमस है। दोस्तों, इरावदी और सितांग नदी का जो डेल्टाई भाग है वो म्यांमार का चावल का कटोरा के रूप में भी फेमस है। दोस्तों, हम आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिक्यांग नदी, ऑप्शन बी है चाओ फ्राया नदी, ऑप्शन सी है साल्वीन नदी, ऑप्शन डी है रेड नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी साल्वीन नदी हो जाएगा। दोस्तों, साल्वीन नदी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह म्यांमार के पूर्वी भाग की प्रमुख नदी है, यानी साल्वीन नदी म्यांमार के पूर्वी भाग की प्रमुख नदी है, जो दक्षिणी पूर्वी तिब्बत से निकलकर सान पठार से होती हुई दक्षिणी दिशा में बहती है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी तिब्बत से निकलती है और सान पठार से होती हुई ये दक्षिणी दिशा में बहती है और मर्तबान की खाड़ी में जाके गिर जाती है। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी, मतलब इसकी अगर किलोमीटर में दूरी देखेंगे तो लगभग 2090 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। मुहाने से 110 किलोमीटर की दूरी तक यह नौकायान योग्य है, मतलब जहां इसका मुहाना है वहां से 110 किलोमीटर दूर तक इसका जो नौकायान यानी नाव वो आप चला सकते हैं। तंग मार्ग में बहती हुई यह जगह जगह क्षिप्रिकाओं और जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात मतलब झरना बनाती है। जी हाँ दोस्तों, आई होप इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, विश्व में सर्वोत्तम चावल की पैदावार कहाँ होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है अमेरिका में, ऑप्शन डी है थाईलैंड में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी थाईलैंड में हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले नदी के बारे में है चाओ फ्राया नदी। चाओ फ्राया नदी को हम बोलते हैं मीनाम नदी। दोस्तों, यह थाईलैंड की मुख्य नदी है। इसके तट पर देश की राजधानी बैंकॉक अवस्थित है, मतलब देश की राजधानी बैंकॉक जो है मीनाम नदी के तट पर ही स्थित है। छोटे आकार के होते हुए भी जल परिवहन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका मतलब ये होता है कि यह नदी बहुत ही आकार में छोटी है, लेकिन ये जल परिवहन के लिए बहुत ही लाभदायक है। जल परिवहन इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला नंबर बोल रहा है, इस नदी का जो डेल्टाई भाग है वो चावल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके डेल्टाई भागों में विश्व का सर्वोत्तम चावल पैदा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके डेल्टाई भागों में जनसंख्या घनत्व भी बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ पर अन्न अनाज या फिर अन्य ज़्यादातर मात्रा में होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, उच्च होता है। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वियतनाम की गंगा किस नदी को कहते हैं? वियतनाम की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लीन नदी को, ऑप्शन बी है मिकांग नदी को, ऑप्शन सी है ओब नदी को, ऑप्शन डी है यालू नदी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिकांग नदी को हो जाएगा। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि मिकांग नदी होता क्या है। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। मिकांग नदी यह इंडोचीन, यानी इंडोचीन का मतलब होता है वियतनाम, यह वियतनाम की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत है। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 4160 किलोमीटर की हो जाएगी और अनेक देशों में बहती हुई, अनेक देशों से गुजरती हुई, मतलब मिकांग नदी बहुत ही बड़ी होगी, क्योंकि ये कई सारे देशों से गुजरती भी है। मिकांग नदी क्या है? बहुत ही बड़ी है, जो कई सारे देशों से गुजरती है और यह कई सारे देशों से सीमा भी बनाती है। अतः इसे ईस्ट या डेन्यूब नदी भी कह सकते हो आप, यानी कि मिकांग नदी को आप क्या कह सकते हो? ईस्ट या डेन्यूब नदी भी कह सकते हो।
अगर हम बात करेंगे इसके किनारे कौन सी शहर बसा है, तो इसके किनारे नोम पेन और हो ची मिन्ह सिटी नगर अवस्थित है। यानी इसके किनारे जो है नोम पेन और हो ची मिनी सिटी, ये चाइनीज नाम लगता है ज़्यादातर, थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है बोलने में, लेकिन ये आसान है। इसके किनारे नोम पेन और हो ची मिन्ह सिटी अवस्थित है। दोस्तों दक्षिणी वियतनाम की मेकांग घाटी चावल उत्पादन की प्रमुख क्षेत्र है। यानी दक्षिणी वियतनाम की मेकांग घाटी जो है चावल उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। दोस्तों यह वियतनाम की गंगा भी कहलाती है। यानी मेकांग नदी को हम बोल सकते हैं वियतनाम की गंगा भी कहलाती है। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से उत्तरी वियतनाम की प्रमुख नदी का नाम क्या है? इनमें से उत्तरी वियतनाम की मुख्य नदी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दजला फराट नदी, ऑप्शन बी है लीना नदी, ऑप्शन सी है मेकोंग नदी, ऑप्शन डी है रेड नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रेड नदी हो जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि रेड नदी के बारे में थोड़ा सा। दोस्तों यह उत्तरी वियतनाम की मुख्य नदी है। यह मुख्यतः तंग खाई में बहती है, जिस कारण से इसका मैदानी विस्तार बहुत ही सीमित है। इसके किनारे हनोई नगर स्थित है। यानी इसके किनारे हनोई नगर जो है अवस्थित है, वियतनाम में है हनोई नगर। ये हनोई नगर रेड नदी के किनारे ही अवस्थित है। ब्लैक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब होता है जो मुख्य नदी से आके कोई दूसरी नदी, कोई छोटी नदी आके मिलती है, तो वह उस बड़ी नदी की छोटी नदी क्या कहलाएगी? सहायक नदी कहलाएगी। तो इस प्रकार जो रेड नदी है उसकी सहायक नदी ब्लैक नदी है। मतलब रेड नदी बहुत ही बड़ी है, ब्लैक नदी छोटी है। जो ब्लैक नदी है वो छोटी नदी आके रेड नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसका डेल्टाई भाग चावल के उत्पादन के लिए फेमस है। इसका जो डेल्टाई भाग है वो चावल के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी चीन सागर में गिरती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है सिक्यांग नदी, ऑप्शन सी है इरावदी नदी, ऑप्शन डी है लीना नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिक्यांग नदी हो जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि सिक्यांग नदी क्या होता है। दोस्तों यह चीन के पूर्वी यूनान क्षेत्र से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। चीन में कुछ कुल रेशम उत्पादन के आधे से अत्यधिक उत्पादन यांगत्सी सिक्यांग नदी के दक्षिणी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। मतलब कि चीन के कुल रेशम उत्पादन के आधे से अधिकतम उत्पादन, आधे से ज़्यादा उत्पादन यांगत्सी सिक्यांग नदी से ही, उसके ही डेल्टाई क्षेत्र से उत्पादित होता है। इस नदी बेसिन में सघन जनसंख्या अवसादित है। मतलब कि अगर जहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी होगी वहीं पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या होगी, ये कन्फर्म है। दोस्तों इस नदी बेसिन में सघन जनसंख्या अवस्थित है क्योंकि इसका बेसिन अत्यधिक उपजाऊ है। हम बोल रहे हैं कि अगर जहाँ पर भी अत्यधिक फसल होगा, अत्यधिक पैदावार होगा, वहाँ पर जनसंख्या क्या होगी? बहुत ही सघन होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों इनमें से कौन सी नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ओब नदी, ऑप्शन बी है आमू दरिया नदी, ऑप्शन सी है हुआंगहो नदी, ऑप्शन डी है दजला फराट नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हुआंगहो नदी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हुआंगहो नदी के बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि हुआंगहो नदी क्या होता है और हुआंगहो नदी की विशेषता क्या है। दोस्तों यह महानदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पीला सागर में जाके गिर जाती है। यह नदी लोयस के पठार से उड़कर आई, यानी यह नदी जो है लोयस के पठार से उड़कर आई पीली मिट्टियों को बहा कर ले जाती है, अतः पीली नदी भी कहलाती है। यानी यह महान नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और पीला सागर में जाके गिरती है। यह नदी लोयस के पठार से उड़कर आई पीली मिट्टी को बहा कर ले जाती है, अतः पीली नदी भी कहलाती है। यह मार्ग बदलने के लिए बहुत ही कुख्यात है। जैसे बिहार की जो कोसी नदी है वो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा? पीली नदी भी यह मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? चीन का शोक भी कहते हैं। दोस्तों बड़े ही पैमाने पर तलछट में निक्षेप के कारण इनका डेल्टाई समुद्र की ओर बढ़ रहा है। यानी बड़े ही पैमाने पर तलछट के निक्षेप के कारण इसका जो डेल्टा है वो समुद्र की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों आई होप हुआंगहो नदी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें मुख्य रूप से क्या जरूरी है कि चीन का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक तो आपको पता ही है,
इसी प्रकार चीन का शोक किसे कहते हैं आपको बताना है, तो हुआंगहो नदी हो जाएगा। दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चीन में मौजूद यांगत्से नदी की लंबाई कितनी है? यानी चीन में मौजूद जो है यांगत्से नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 5200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 6000 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5200 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि यांगत्से नदी के बारे में। दोस्तों यह तिब्बत से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरने वाली चीन की सबसे लंबी नदी, मतलब इसकी जो लंबाई है 5200 किलोमीटर है और यह विश्व की और सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे बसा चीन का प्रमुख नगर है संघाई एवं वुहान, जहाँ से कोरोना निकला था। वुहान शहर से चीन के निकला था, यानी यह जो वुहान शहर और संघाई शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यांगत्से नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसका डेल्टाई भाग जो है लगभग 200,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और इसी के ही 70% भाग में कृषि की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके 70% भाग में कृषि होती है, बल्कि 30% भाग में और क्या है, पठार क्षेत्र, ये फैक्ट्रियाँ कई सारी हैं, लेकिन कृषि जो है लगभग 200,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र है, जिसमें से 70% भाग में कृषि की जाती है। दोस्तों आई होप ये यांगत्से नदी के बारे में आप जान चुके होंगे। और यांगत्से नदी को हम लोग चांगजियांग नदी भी कहते हैं। दोस्तों ये चाइनीज वर्ड है, आप लोग को थोड़ा डाउट होता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, इसको पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा पक्का ये। दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसमें से कौन सी नदी उत्तरी कोरिया और चीन सागर के मध्य, चीन सागर नहीं सॉरी, इनमें से कौन सी नदी उत्तरी कोरिया और चीन के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रेड नदी, ऑप्शन बी है यांगत्से नदी, ऑप्शन सी है मिक्यांग नदी, मिकांग नदी, ऑप्शन डी है यालू नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यालू नदी हो जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं यालू नदी के बारे में थोड़ा सा। यह उत्तरी कोरिया एवं चीन के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह पीला सागर में जाके गिर जाती है, मतलब यह पीला सागर में जाके गिर जाती है। यह चीन के मंचूरिया क्षेत्र से निकलती है। दोस्तों चीन का जो ऊपरी हिस्सा है, मतलब उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पे क्षेत्र है मंचूरिया क्षेत्र। तो मंचूरिया क्षेत्र से ये क्या निकलती है? यालू नदी निकलती है। दोस्तों आगे हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। मध्य एशिया की कौन सी दो नदियों द्वारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आमू दरिया एवं सिर दरिया नदी, ऑप्शन बी है गंगा और यमुना नदी, और ऑप्शन सी है रेड नदी, यालू और रेड नदी, ऑप्शन डी है ओब और हुआंगहो नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आमू दरिया एवं सिर दरिया नदी हो जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं आमू दरिया और सिर दरिया नदियों के बारे में। दोस्तों मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां जो आर्द्र शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में बहते हुए अरल सागर में जाके गिर जाती हैं। दोस्तों ये अरल सागर में जाके गिर जाती है, मतलब ये मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां हैं जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहते हुए अरल सागर में गिरती है। इन नदियों के जल को रोककर मरुस्थलीय भागों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आमू दरिया और सिर दरिया अगर जहाँ पर भी पैदावार होती है, बढ़िया होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो इसका कारण केवल है आमू दरिया और सिर दरिया। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है इराक का कौन सा क्षेत्र खजूर के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बसरा, ऑप्शन बी है सत अल अरब, ऑप्शन सी है बगदाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सत अल अरब हो जाएगा। दोस्तों सत अल अरब का क्षेत्र जो है किस नदी से संबंधित है? आइए उस नदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों दजला फरात नदी, अब हम जानेंगे दजला फरात नदी के बारे में। दोस्तों इराक की दो प्रमुख नदियां जो दक्षिणी पूर्वी की दिशा में बहते हुए फारस की खाड़ी में जाके गिरती हैं। इराक का जो सत अल अरब इसका संगम क्षेत्र है, जहां इराक का एकमात्र बंदरगाह बसरा अवस्थित है। मतलब कि इराक का एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? बसरा है, ये अवस्थित है। इन नदियों ने बहुत ही उपजाऊ घाटी का निर्माण किया है जो मेसोपोटामिया के मैदान के नाम से विख्यात है। मतलब इन दो नदियों ने कई सारे उपजाऊ घाटियों का निर्माण किया है जो मेसोपोटामिया के मैदान के नाम से विख्यात है। दोस्तों
ये इनका दोआब जो है अपने उपजाऊपन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सत अल अरब जो है क्षेत्र ये खजूर उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इसकी घाटी की फली फूली थी, यानी जो इसकी घाटी में ही क्या हुई थी, फली फूली थी। बहुत पहले आप हिस्ट्री में पढ़ोगे मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे घटित हुई थी, मतलब फली फूली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दजला फरात नदी ही हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रूस की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ओब नदी, ऑप्शन बी है इसिम नदी, ऑप्शन सी है इरिटिस नदी, ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओब नदी हो जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं थोड़ा सा ओब नदी के बारे में। वह अल्टाई पर्वत से निकलती है, मतलब ओब नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, अल्टाई पर्वत से निकलकर ओब की खाड़ी में ही जाके गिर जाती है। ओब की खाड़ी में गिरने वाली रूस की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ओब नदी है। दोस्तों यह पश्चिमी साइबेरिया मैदान में बहती है, पश्चिमी साइबेरिया मैदान में बहती है, और जिसकी लंबाई अगर हम किलोमीटर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लगभग 5570 किलोमीटर, 5570 किलोमीटर, 5570 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों यह अपने मुहाने पर दलदल बनाती है। दलदल आप समझते होंगे, जहाँ पर एक बार पैर रख के अगर अंदर चला गया तो दोबारा निकालने की कोशिश करते रहो लेकिन निकलने वाला नहीं है। तो यह अपने मुहाने पर ही दलदल बनाती है, क्योंकि सर्दियों में इसका जो मुहाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा जम जाता है, मतलब बर्फ़ हो जाता है, 0 डिग्री से कम हो जाता है। दोस्तों इसका मुख्य सहायक नदी जो है इरिटिस नदी है, और तोलोब नदी है, इसिम नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ मतलब 2-3 थी हैं। तो पहला ओब नदी का जो सहायक नदी है वो इरिटिस है ऑप्शन दूसरा है तोबोल, और तीसरा है इसिम। तो दोस्तों आई होप ओब नदी के बारे में आप जान चुके होंगे। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों लीना नदी किस देश की तीसरी सबसे लंबी नदी है? लीना नदी किस देश की तीसरी सबसे लंबी नदी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है रूस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रूस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लीना नदी के बारे में आइए हम जानते हैं। दोस्तों बैकाल झील से निकलने वाली एवं आर्कटिक महासागर में गिरने वाली रूस की तीसरी सबसे लंबी नदी लीना नदी है। दोस्तों लगभग ये 4270 किलोमीटर लंबी है। यह अपने मुहाने पर भी दलदल बनाती है, मतलब ये ओब नदी की तरह जो है लीना नदी भी अपने मुहाने पर क्या बनाती है, दलदल बनाती है। जब दलदल बनाती है तो ये इसका जो मुहाना है ये भी क्या हो जाता है, सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जम जाता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अगर आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि इन सभी नदियों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, मतलब इन सभी के नदियों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी हमारे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी और हमारा नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले आप देख पाओगे।